प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अशोक का हृदय परिवर्तन पाठ। अशोक का हृदय परिवर्तन पाठ, इसके जो लेखक हैं वे हैं यशपाल। यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1930 में फिरोजपुर, पंजाब एवं मृत्यु सन 1976 में हुई थी। इसके अलावा इन्होंने मासिक पत्रिका विप्लव का विप्लव मासिक पत्र निकाला था, जो थोड़े ही दिनों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इसके बाद इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनकी मुख्य रचनाएं में आता है झूठा सच, दादा कामरेड, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ये जो पाठ है अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस उपन्यास में अंश में कलिंग विजय के उन्माद से ग्रस्त सम्राट अशोक की हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। बालिका द्वारा किए गए अबोध तथा मर्म स्पर्शी प्रश्न अशोक के हृदय को उद्वेलित कर देते हैं, जिससे अंततः वह अहिंसक होने का संकल्प लेता है। मगध के सेनापति ने कलिंग के राजमहल के अंतःपुर के आंगन में प्रवेश कर लिया था। सैनिकों के सबसे पहले दल के साथ सेनापति गोपाल था। अशोक ने उसे कलिंग के राजप्रसाद का मतलब होता है महल पर अधिकार करने के लिए भेजा था। जब अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने कलिंग के महल पर अधिकार करने के लिए अपने सेनापति गोपाल को वहाँ पर भेजा था। गोपाल ने प्रसाद की छत से आती पुकार सुनी। पुकार आ रही थी कि महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही हैं। महारानी अर्थात कलिंग की महारानी जो थी, वो जंजीर लेकर अशोक को बांधने आ रही थी। गोपाल को अपने कानों पर विश्वास न हुआ, परंतु उनके कानों ने फिर प्रासाद का मतलब वही महल की छत से कलिंग के सैनिकों को पुकारते सुना, महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही हैं। यानी कलिंग जो था, कलिंग पर अशोक ने अधिकार कर लिया था, जीत लिया था, लेकिन उसके जो महल थे, अंतःपुर था जहाँ रानियाँ रहती थीं, वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि जो कलिंग की महारानी है वो जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कलिंग पर क्या कर दिया है, चढ़ाई कर दी है और उसे जीत लिया है। मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया। वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट पड़ा। प्रासाद के द्वार पर लौटकर गोपाल ने देखा अनेक सशस्त्र सामंतों से घिरा सम्राट अशोक एक विशाल गजनगर के सिंह द्वार से प्रासाद के द्वार तक आ पहुंचा। सम्राट के प्रासाद में प्रवेश के लिए प्रासाद के हाथी को प्रासाद के मुख्य द्वार पर बैठाया जा रहा था। यानी उसका स्वागत करने के लिए, अशोक का स्वागत करने के लिए जो महल का हाथी था, उस हाथी को मुख्य द्वार पर बैठाया जा रहा था। सेनापति गोपाल ने सम्राट के हाथी के सामने आदर से सिर झुकाकर सम्राट को प्रतीक्षा का संकेत करने के लिए दोनों हाथ उठा दिए और आतंकित स्वर में कहा, सम्राट अभय दान दें, प्रसाद में भय है, सम्राट प्रतीक्षा करें। सम्राट अशोक के माथे पर बल पड़ गया। बल इसलिए पड़ गया कि जिसने कलिंग को और समस्त उसको जीतने का जिसने प्रण लिया हो, संकल्प लिया हो, उसको एक महल के अंतःपुर में भय कहा गया। उसने क्षुब्ध स्वर में प्रश्न किया, अजय सम्राट अशोक के लिए भयभीत सेनापति ने नतशिर हो संकोच में उत्तर दिया, सम्राट कलिंग की उन्मत्त रानी सम्राट को बांधने के लिए जंजीर लेकर आ रही है। अशोक ने विद्रूप और तिरस्कार के स्वर में प्रश्न किया, क्या अभी कलिंग की महारानी का अहंकार शेष है? अजय अशोक ऐसी दुस्साहसी रानी का दर्प अपने पांव तले रौंदकर चूर कर देगा। दर्प का मतलब होता है अहंकार, घमंड। तो कहता है ऐसी दुस्साहस करने वाली रानी जिसके किले पर मैंने अधिकार कर लिया है, जिसको मैंने जीत लिया है, उसके घमंड को मैं अपने पैरों के नीचे क्या कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। अमिता सैनिकों की कंचुकी अथवा हिता की भी गोद में जाना अस्वीकार कर बबरू की जंजीर हाथ में लिए अपने पांव सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आंगन में पहुंची। सीढ़ियों के सामने अलिंद में सोमनाथ और राजमाता प्रतीक्षा में आतुर खड़े थे। अलिंद का मतलब होता है बरामदा। सेनापति ने अमिता को गोद में उठाकर गुफा मार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। अमिता निषेध में हठ से सिर हिलाती हुई भागकर चिल्ला उठी, नहीं, हम दुष्ट अशोक को जंजीर से बांधेंगे, वह बबरू की भांति दुष्ट है। बबरू वहाँ का पालतू कुत्ता था।
प्रसाद के द्वार पर मगध के नरसिंह और भेरी के बजने का स्वर और उसके साथ ही मगध के सैनिकों का जयघोष सुनाई दिया। देवानाम प्रिय मगध सम्राट की जय। देवानाम प्रिय यानी देवताओं को भी प्रिय मगध सम्राट यानी अशोक की जय जयकार होने लगी। महारानी बालिका के अतिरिक्त सभी लोगों के हृदय स्तब्ध थे। जो महारानी थी वो किस रूप की थी? वो बालिका थी, छोटी बच्ची थी। तो उस छोटी बच्ची के अतिरिक्त सभी लोग कैसे थे? स्तब्ध थे, चौंके हुए थे। कलिंग और मगध के शेष बचे युद्धरत सैनिकों के शस्त्र उठाए हाथ रुक गए। अमिता हाथ में कुत्ते की जंजीर लिए अंतःपुर से बाहर आंगन के द्वार की ओर दौड़ी जा रही थी। अंतःपुर कहते हैं जहाँ रानियाँ रहती हैं उस स्थान को। उसके पीछे लोहे की जंजीर से मुक्त परंतु स्नेह की जंजीर से बंधा बभरू भी बालिका स्वामिनी की रक्षा के लिए तत्पर, शत्रु को सूंघता सहस्त्रों खड़गों की भी चिंता न करता चला जा रहा था। यानी जो उनका पालतू कुत्ता था वह अपनी बालिका जो स्वामिनी है उसकी रक्षा के लिए बिना किसी के मार की चिंता किए उसके साथ चला जा रहा था। आतंक की स्तब्धता और पत्थर के आंगन पर बहुत से पैरों की आहटों में बालिका के कोमल कंठ की ऊंची पुकार सुनाई दी, सुनो तुम कौन हो। अमिता के प्रश्न की पुकार को सर्वनाश का आह्वान समझकर कलिंग के प्रासाद के लोगों ने भय से सांसें रोक लीं। यानी जब बालिका ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो, ये प्रश्न उन्होंने अशोक से किया था, तो उन्होंने अब जब जितने भी कलिंग के लोग थे और कलिंग के महल के बचे हुए लोग थे वे सभी समझने लगे कि बालिका के इस तरह से अशोक से प्रश्न करने पर अब निश्चित ही सर्वनाश होने वाला है। अशोक पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया। अब सम्राट अशोक बालिका की इस पुकार को सुनकर विस्मय से आश्चर्यचकित होकर मौन इसलिए खड़े रहे कि जिस सम्राट ने संपूर्ण कलिंग को जीत लिया था, संपूर्ण पृथ्वी पर जिसने विजय प्राप्त कर ली थी, उससे एक अबोध बालिका इस तरह से प्रश्न कर रही थी कि तुम कौन हो। उसने अपनी कमर के नीचे छोटी बालिका की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। यानी बालिका बहुत छोटी थी। अमिता विजयी सम्राट की तीव्र दृष्टि से भयभीत न हुई, यानी उसकी तेज आंखों से भी वो भयभीत नहीं हुई। उसने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे वस्त्र बहुत सुंदर हैं, तुम्हारा खड़ग बहुत सुंदर है, तुम हमारे साथ आओ, हम चंड अशोक को बांधने जा रहे हैं। अमिता अपने हाथ में थमी कुत्ते की जंजीर अशोक को दिखाई। यानी एक अबोध बालिका जिसे ये भी नहीं पता कि वो सम्राट अशोक से बात कर रही है, वो उसी से कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, हम दोनों मिलकर अशोक को इस जंजीर से बांधेंगे। अमिता की बात सुनकर उसके पीछे आते लोगों ने नेत्र भय से झपक कर हृदय मुँह को आ गए। अशोक निश्चल और मौन अमिता को देखता रहा। अशोक की स्तब्ध मौन मुद्रा को उपेक्षा और अवज्ञा समझकर, यानी उसने ये सोचा कि ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है जिससे वो प्रश्न कर रही है वो उसकी अवज्ञा कर रहा है, उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है। अमिता खिन्नता से, यानी उससे नाराज सी होती हुई बोली, तो हमारा आदेश नहीं मानोगे? हमारे आदेश सबको मानना चाहिए। हम कलिंग की राजेश्वरी हैं, हम प्रजा की माता हैं, तुम हमारे साथ आओ, हम अशोक को बांध कर लाएँ। अशोक के होंठ विस्मय से, आश्चर्य से खुले रह गए और विस्मय से आत्मविस्मृत हो उसका स्वर सुनाई दिया, तुम कलिंग की महारानी हो। यानी उसे भी नहीं पता था कि वो जो बच्ची उससे बात कर रही है वो कलिंग की महारानी है। अमिता ने सिर के संकेत से स्वीकार किया, यानी उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ हम कलिंग की महारानी हैं, तुम हमारे साथ आओ, हम दुष्ट अशोक को बांधने जा रहे हैं। अशोक प्रजा से छीनता है, प्रजा को डराता है, प्रजा को मारता है। ये उसने कारण बताया कि वो सम्राट अशोक को क्यों बांधने जा रही है। विजयी सम्राट 2 पल काष्ठवत मौन खड़ा रहा। काष्ठवत का मतलब होता है लकड़ी की भांति। कैसा खड़ा रहा? मौन खड़ा रहा। उसकी निश्चलता देखकर अमिता ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो? अशोक ने मंत्रमुग्ध की भांति उत्तर दिया, सम्राट अशोक। जब उसने वापस से वही प्रश्न किया तब सम्राट अशोक ने उत्तर दिया कि मैं सम्राट अशोक हूँ। अमिता के नेत्र बाल विस्मय से फैल गए। वह बोली, तुम अशोक हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम प्रजा से क्यों छीनते हो? तुम प्रजा को क्यों डराते हो? प्रजा को क्यों मारते हो? तुम्हें क्या चाहिए? जब उसको ये उत्तर मिला तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि जिस इतने सुंदर युवक से वो बात कर रही है वह सम्राट अशोक है। तो उसने प्रश्न किया कि तुम प्रजा से छीनते क्यों हो? उन्हें डराते क्यों हो? उन्हें मारते क्यों हो? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? अशोक निश्चल निरुत्तर रहा। अशोक के पास इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था कि उसे क्या चाहिए।
अमिता अशोक की ओर एक कदम बढ़ गई और आग्रह के स्वर में बोली, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं हैं? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, आओ हम तुम्हें देंगे। अब बालिका ने अपनी अबोधता प्रकट करते हुए यहाँ पर उससे कहा है कि तुम्हारे पास आखिर क्या नहीं है? खाने के लिए नहीं है, या वस्त्र नहीं है, या खिलौने नहीं है, जिससे तुम हमारी ये सब चीज़ें छीनने के लिए यहाँ पर आए हो। अमिता एक कदम और आगे बढ़ी, उसने अशोक का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले चली। दुर्दांत सम्राट अमिता के साथ रस्सी के बंधे पालतू पशु की भांति चलने लगा। दुर्दांत का अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन हो। तो सम्राट अमिता के साथ रस्सी में बंधे पालतू पशु की भांति उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बालिका के प्रति भय और चिंता से आतुर खिंचे उनके पीछे कलिंग के प्रासाद के लोग बालिका के प्रति भय और चिंता से आतुर खिंचे जा रहे थे। अमिता सम्राट को शून्य राजभवन में ले गई। अब जब अमिता सम्राट को हाथ पकड़ के अपने साथ अंदर ले गई, तब उस कलिंग के जितने भी लोग थे वे सभी भय से और चिंता से आतुर हो उनके पीछे पीछे चलने लगे। राजभवन में राज सिंहासन के चारों ओर कई पुतलियां पड़ी थीं। दीवारों के साथ भी कई प्रकार के खिलौने, मुरझाए हुए फूल और बर्तनों के मिष्ठान रखे हुए थे। अमिता अपनी बाहें फैलाकर चारों ओर पड़े इस धन की ओर संकेत कर अशोक से बोली। अब ये सभी चीज़ें क्या थीं? बालिका के लिए धन के समान थी। जो उसके खिलौने थे, उसके फूल थे, उसके जो मिठाई के बर्तन थे, वो सब उसके लिए सब धन थे। तो उन सब की ओर संकेत करती बोली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए, या खिलौने चाहिए? जो चाहिए लो, यहाँ सब कुछ है, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। उसने ये सब कहा कि मैं तुम्हें ये सब देने तैयार हूँ, लेकिन तुम किसी से छीनो मत, मारो मत, उन्हें डराओ मत। तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे ये बताओ। मगध का सम्राट अमिता के सामने मंत्रमुग्ध की भांति विवश, अप्रतिम और मौन खड़ा था। यानी अमिता की इस तरह की बातों को सुनकर जो सम्राट अशोक है वो उसकी बातों में मुग्ध हो गए और आश्चर्यचकित होकर वहाँ पर खड़े रहे। अशोक ने संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसने एक बालिका के प्रश्न से परास्त होकर अपनी विजय यात्रा अपूर्ण छोड़ देने के लिए ही 2 बार सैन्य दल लेकर कलिंग पर चढ़ाई नहीं की थी। सम्राट ने अपना सम्मोहन दूर करने के लिए अपना मस्तक हिलाया। उसने पलक झपकाकर सोचा और राज सिंहासन की ओर संकेत कर उत्तर दिया, हमें कलिंग का राज सिंहासन चाहिए। उसको अपनी अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि उसने सम्राट अशोक को अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि उसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की प्रतिज्ञा ली है। तब उसने कलिंग के राज सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमें कलिंग का राज सिंहासन चाहिए। अशोक की इच्छा सुनकर कलिंग की बालिका महारानी पल भर के लिए सोच में पड़ गई और अस्वीकृति में सिर हिला दिया। हमें कलिंग का राज सिंहासन चाहिए। अशोक की इच्छा सुनकर कलिंग की बालिका महारानी पल भर में सोच में पड़ गई, अस्वीकृति से सिर हिला दिया, बोली नहीं नहीं, राज सिंहासन तुम ले जाओगे तो हम पुतली का राज तिलक कैसे करेंगे। यानी यहाँ पर भी वो राज सिंहासन देने के लिए क्यों मना कर रहे हैं कि वो जो उसकी पुतलियाँ हैं, उसके खिलौने हैं, यदि वो राज सिंहासन ले जाएगा तो अपनी खिलौनों को, अपनी पुतलियों को किस सिंहासन पर बिठाएगी। अमिता आधे पल के लिए चिंता में मौन रही और पुनः बोली, अच्छा तुम मांगते हो तो ले जाओ, तुम्हारे पास राज सिंहासन नहीं है? अच्छा तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। यानी बालिका उस राज सिंहासन को देने के लिए भी तैयार हो गई। उसे नहीं पता था कि राज सिंहासन जीतने का अर्थ क्या होता है। सम्राट के पीछे खड़े मगध के सामंतों और कलिंग के प्रासाद के लोगों के चेहरों पर से कठोरता और आतंक दूर होकर कल्याण और कोमलता का भाव आ गया। यानी बालिका के इस अबोध प्रश्नों के सामने, अबोध बातों के सामने वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग थे उन सभी के हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। उनके चेहरों की जो कठोरता थी और आतंक था वो दूर हो गया। मगध का सम्राट निश्चल निर्वाक था। सोना मड़े लोहे के कवच से आवृत उसका पाषाण हृदय 1 लाख से अधिक सैनिकों के रक्त से न भीग सका, झलझला गया। यानी जिस अशोक ने इतना खून खराबा किया, जिस अशोक ने 1 लाख से अधिक सैनिकों को अपनी तलवार से काट गिराया था, जिसका संपूर्ण शरीर उन सैनिकों के रक्त से भी न भीग सका, जिसका सोने से जड़ा हुआ लोहे का कवच से आवृत उसका जो पाषाण जो हृदय था वो कभी पिघल न सका, वो उस बालिका के सौम्य प्रश्नों से, उनकी सौम्य बातों से छलछला उठा, भर उठा।
सम्राट ने अपने हाथ में थमा खड्ग भूमि पर डाल दिया और झुककर अमिता को गोद में उठा लिया। कलिंग की महारानी मगध का विजयी सम्राट हार गया, तुमने विजय पाई, तुम दुष्ट अशोक को बांधने जा रही थी। अशोक ने अमिता के हाथ में लटकती हुई कुत्ते की जंजीर अपने गले में डाल दी और बोला, कलिंग की महारानी, सम्राट अशोक बंध गया और तुम्हारा बंदी है। अशोक ने जो मांगा तुमने दिया, अब तुम अशोक से मांगो। कलिंग की महारानी आदेश दें, क्या चाहती हैं। यानी यहाँ पर जो सम्राट अशोक है उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। बालिका के प्रश्नों ने उसे जीत लिया था, बालिका की बातों ने उसके हृदय पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसने अपना सिर बालिका के सामने झुकाकर उसे अपनी गोद में उठाकर कहा कि तुमने मुझे जीत लिया है, मैंने तुमसे जो मांगा तुमने मुझे दिया है, अब तुम मुझसे मांगो कि तुम क्या चाहती हो। अमिता ने पुलकित स्वर में उत्तर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। बालिका इस बात से प्रसन्न हो गई कि सम्राट अशोक उसके सामने झुक गया है, हार मान गया। वो खुश होकर बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। अशोक पल भर सोचकर बोला, महारानी सत्य कहती हैं कि परंतु महारानी आदेश दें, महारानी अपनी बंदी अशोक को आदेश दें। यानी वो समझ गया कि उसके पास सब कुछ है, उसके मन में कुछ और चाहने की इच्छा नहीं है, फिर भी उसने कहा कि महारानी अशोक को आदेश दी कि वे क्या चाहती हैं। अमिता ने उत्साह से उत्तर दिया, हमारा आदेश है, किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। अब यहाँ पर बालिका ने अशोक को आदेश दिया कि तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत और किसी को मारो भी मत। बबरू अपनी स्वामिनी को अपरिचित व्यक्ति की गोद में देखकर व्याकुलता से उसकी ओर मुख उठाए पूंछ हिलाता कूं कूं कर रहा था। अमिता ने बबरू की ओर देखकर सम्राट से कहा, यदि तुम पुनः किसी से छीनोगे, किसी को डराओगे, किसी को मारोगे तो हम तुम्हें बबरू की भांति बांध कर रखेंगे। यानी यहाँ पर उसने उसे हिदायत दी कि यदि तुम वापस ऐसा करोगे, वापस किसी को छीनोगे, वापस किसी को मारोगे, डराओगे तो हम तुम्हें अपने कुत्ते की तरह जंजीर से बांध करके रखेंगे। अशोक ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, यदि मैं आगे कभी ऐसा करूँ तो आप मुझे अपने कुत्ते की तरह जंजीर से बांध कर रखिएगा। अशोक ने स्वीकार किया। सम्राट अशोक प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी से छीनेगा नहीं, किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं। अब अशोक हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा, वह कलिंग की विजयी महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदयों को विजय करेगा। यानी सम्राट अशोक ने यहाँ पर प्रतिज्ञा की कि वो अब युद्ध के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि वह प्रेम भाव के द्वारा, अहिंसा के द्वारा लोगों के हृदय को जीतेगा।